अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमाकती की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब इकबाल और मोदी, और एक स्पेशल गेस्ट ने हमें आज ज्वाइन किया है, रफ़ाकत अली खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर, आज आप आपसे बहुत ही लाइट गुफ्तगू म्यूज़िक पे सबसे पहले बात करते हैं। आपकी तो माशाल्लाह पहचान ही म्यूज़िक है। ये बताइएगा, हमने सुना है आप बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही बजा लेते हैं और गुलकारी भी करते हैं। ये क्या आपके शाम 84 घराने का असर है? मुंह से बजाते हैं म्यूजिकल? हाँ नहीं, असल में मैं तो नॉर्मली वोकलिस्ट ही हूँ। ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो वोकल पे ही है। क्लासिकल घराने से ताल्लुक़ है मेरा, और हारमोनियम, कीबोर्ड, ये चीज़ें मैं सब बजा लेता हूँ। और इसके अलावा चूँकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इज़ नॉट ओनली ए पैशन सिर्फ, और बिज़नेस नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और चूँकि सिंस कोर्ट ऑफ अकबर से हम ये घराना चल रहा है, तो ये 14th जनरेशन है क्लासिकल म्यूज़िक की, जिसमें मेरे फादर उस्ताद नज़ाकत अली खान, चचा उस्ताद सलामत अली खान तक का सफ़र है। उसके बाद मेरे जितने कज़न्स हैं वो माशाल्लाह सब गा रहे हैं। तो क्लासिकल इज़ ए लेगेसी, एंड आप इसको कहेंगे कि हम इस लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं। यार तभी एक मिनट था, बड़ा मजा है। मतलब इनकी बोलचाल से लग तो नहीं था कि ये क्लासिकल सिंगर है। मुझे तो लगता है इन्होंने सीए किया हुआ है, कहीं ऑफिस से बन के बैठे हैं। दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंड यू नो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे माशाल्लाह आप यार। ये क्लासिकल म्यूजिक जानने वाले तुम्हें किसने कहा है कि अंग्रेजी नहीं बोलते? बड़े बड़े अब तो पढ़े लिखे आ रहे हैं। ये जनरेशन जो है ना, बड़े पढ़े लिखों की, इनके कजन्स जो हैं उनको मैं जानता हूँ सारे, ये खुद एमए पॉलिटिकल साइंस है। वो इनका एक कजन मेरे साथ भी पढ़ता होता था। हाँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। तुम्हें पता ही है एमए पॉलिटिकल साइंस है? वो तो यार मैंने भी एमए उर्दू किया हुआ है यार। उनका एमए पॉलिटिकल साइंस तुझे पता है, मैंने जो एमए उर्दू किया उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपने कौन सा एमए उर्दू? आपको याद है, आप लफ्ज कई बोलते हैं, एमए उर्दू किया हुआ है, बोलता लगातार पंजाबी है, और वो भी थथी सी पंजाबी बोलता है, वो भी नेचुरल और प्रॉपर नहीं है यार। तो जिसने केमिस्ट्री में एमएससी किया होता है वो क्या फार्मूलों में बोलता है? नहीं, वो कम से कम महज़ब तरीके से तो बोलता है। या तो मैं क्या गैर मुहज़्ज़ब बोलता, बताया तो फाकत भाई, ये गैर मुहज़्ज़ब तरीका कोई अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। नहीं यार, मैं खुद को बताया ये गैर मुहज़्ज़ब तरीका ओ भाई ठीक है। मुझे तो लगता है कि आपने लाहौरी अंदाज में एमए किया होगा। किया उर्दू, एमए उर्दू है, लाहौरी अंदाज। आपने किसी दौर में देखा है किसी सियासतदान ने वाकई बहुत इस पे गौर किया हो और बड़ा फिक्र किया हो म्यूजिक इंडस्ट्री की, और कुछ इकदाम उठाए हो? नहीं, किसी हुकूमत ने इस पे कभी कोई गौर व खौज नहीं किया। हुकूमत अपने काम नहीं कर रही है तो फिर दूसरा काम है, ये तो पराया काम है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब तक जो सिक्का राइजुल वक्त होता है ना, वहाँ का ठप्पा लगना वो कुदरती अमर है। और ये आज से नहीं है, रोमन एम्पायर के वक्तों से ऐसा ही है। नुसरत फतेह अली को जब तक गैब्रियल ने ठप्पा नहीं लगाया था, उस वक्त तक यहाँ पे हम उसे कव्वाल के तौर पे जानते थे। आज वो दुनिया के लीडिंग लेजेंड्स में से एक है। बहुत बड़े बड़े जो नाम, जी बिल्कुल, वो किसी तरह भी बेथोवन और मोज़ार्ट से कम नहीं था वो बंदा, लेकिन हमें पता ही नहीं था। चिराग तले अंधेरा होता है ना, तो इसलिए इंडिया से ठप्पा लगता है, ये किसी हद तक इनकम्प्लीट है बात। इंडिया में आपको एक ट्रैक मिलता है जिस पर आप भाग के अपनी स्पीड दिखाते हैं। राहत फतेह को वो ट्रैक मिला, उसने करके दिखा दिया। हमारे ये और आतिफ असलम को देख लीजिए, ये अभी इसी जुस्तजू में है। कोई एक ओपनिंग मिलेगी एक ऐसी, तो ही वुड बिकम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ओवरनाइट। वहां पे ट्रैक्स बड़े बड़े मिल जाते हैं आपको। हमें यहाँ ट्रैक नहीं मिलता ना यार, मसला ये है, भागने के लिए ट्रैक नहीं मिलता लोगों को। आप कैसे पता चले कि ओलंपिक जीतने वाले एथलीट हैं? आपको पूरा स्विमिंग पूल ही नहीं मिलता। छोटे से एक चौबच्चे में आप कितनी लेंथ लगाकर बताएंगे कि जनाब ये मेरी स्ट्रेंथ है। और उसमें एक प्रॉब्लम छोटी सी, आई एम सॉरी टू कट यू ऑल ऑफ यू, उसमें एक जो आर्टिस्ट की अपनी इंडिविजुअल एफर्ट है ना, वो बहुत अकाउंट करती है। किस तरह करती है? वो इतना सरमाया कहाँ से लेकर आए अपने आप को खुद बनाने के लिए, जबकि वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ जैसे टाइम्स कंपनी है और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी से वो आर्टिस्ट के पीछे खड़ी होती है। मैं जो याद है, जब मैं फिल्म फेयर अवार्ड के लिए गया था तो मेरी भी नॉमिनेशन हुई थी, जो मैंने अवारापन फिल्म के लिए महेश भट्ट के लिए गाया था। तो मैंने उनको कहा अपनी कंपनी को, जी मुझे आप उसी जो रेड कार्पेट से गुजारे हैं जहाँ से अमिताभ बच्चन और शाहरुख गुजर रहे हैं, तो मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। उन्होंने कहा जी हमने आपको ऑन कर लिया, अब आप हमारे आर्टिस्ट हैं, आप उसी लेवल पर जाएंगे। हमें ये बिल्कुल परवाह नहीं कि आपके एल्बम्स कितने हैं, आपने फिल्मों में कितना गाया।
जब आप हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अब आपकी वैल्यू उतनी होगी जितनी उन आर्टिस्ट होगी। यानी कि या बस- भाई काम करके एथिकेट्स कितने आ जाते हैं, सॉरी टू कट यू, सॉरी टू हियर यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बड़ी बात है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। आप बड़े सगीर में किसको बेहतरीन कंपोजर और सिंगर समझते हैं? मेरे से पूछ रही हैं आप? उसका दिमाग खराब है तुमसे तो मुझसे भी पूछ लो, मेरा म्यूजिक के साथ बड़ा लगाव है। रफाकत भाई एक ही दफा गला साफ क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, अच्छा। आप ऐन उसमें वो बेचारा बदनसीब बोलने लगता है, आप गला साफ करने बैठ जाते हैं। यार वैसे बड़े अफसोस की बात है। बड़ा और आप उसके हाथ तले इनकी बैठे वाइब्स हुए बड़ी अच्छी हैं, मैं उनको थोड़ा सा और आपको पता है वो हाथ का इस्तेमाल करता है, आप अभी तक देख चुके हैं। जी मैं भी लाहौरी हूँ, मैं रोक लूँ। हाँ माशाल्लाह, हाथ अच्छा, भी आपको काफी म्यूजिक लंबा से है। क्या लगाव है? बड़ा लगाव है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो बड़े सगीर की जबरदस्त शख्सियत थी ना जी, वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब थे। वो तो तज़किरा हो चुका है। उनका नाम भी बड़ा और वो खुद भी माशाल्लाह बहुत बड़े थे। हाँ हाँ वो काफी बड़े थे, हेल्दी थे बड़े। हाँ, और तभी मुझे उनकी दो चीजें बड़ी पसंद है। ठुमरी नहीं, एक उनका हारमोनियम चलो और एक उनका वो चांदी का तसला जिसमें पाए खाते थे वो। क्या क्या मयार है, क्या चीजें पसंद। वैसे वाकई वो एक छोटी सी तसली उसे कहते थे। जी जी उसमें वो खद और पाए वगैरह जो है ना, को गलत थोड़ा क्या? शौकीन थे, बड़े शौकीन। सॉरी टू कट यू, अब आप जा सकते हैं। जी, असल में जी जो कंपोज़र बेहतरीन कॉम्पोजिशन देते हैं करंट दौर के अंदर, जिस दौर में काम हो रहा होता है, वो लोग ज़्यादा बड़े होते हैं और जो मार्केट में ज़्यादा बिक रहे होते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो गाना बजाना इस तरह ही है जैसे मुझे जो कपड़े अच्छे लगते हैं, मुझे जो खाना अच्छा लगता है, मुझे जो गाना अच्छा लगता है वो दूसरे को नहीं अच्छा लगता, वो कपड़े, वो खाना, वो गाना। तो ये एक बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ जी नहीं हो सकता। यकीनन। और दूसरा ये होता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपना म्यूज़िक जो है, जो मुझे म्यूज़िक आता है, मैं आप पे इम्पोज कर दूंगा। अगर मेरा कोई गाना हिट होता है मार्केट के अंदर और किसी कंपोजर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और दुनिया ने उसको ऑन कर लिया है, उसको 50 लाख कॉपीज उसकी बिक गई हैं। अगर मैं आपको माइकल जैक्सन की मिसाल दूँ तो 3 गाने, बिली जीन्स, बीटल और थ्रिलर, और बाकी तो उसका कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो नाच- आप उसको दुनिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। माइकल नाच है जैक्सन उसका, जी गाना हाँ, बिल्कुल। गाने से ज्यादा उसका डांस और उसकी है। परफॉर्मेंस है, जिस तरह उसको पेंट किया गया, दिखाया गया। अगर आप बात करें जेम्स ब्राउन की, वो जो उनके उस्ताद थे वो गॉस्पल सिंगर थे। उसके अलावा जो एल्विस प्रेस्ले थे वो भी गॉस्पल सिंगर थे। इसी तरह हमारे जितने भी घराने कवाली घरानों से निकले हैं, जिसमें कवाल बच्चा घराना जो है वो आजकल लोग ऑन नहीं करते, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो बताने पड़ते हैं क्योंकि हम तो रन करते हैं इन चीज़ों को। जैसे कवाल बच्चा घराना नुसरत अली खान साहब का है, शाम 84 घराना जाकिर अली सलामत अली का है, पटियाला घराना अमानत अली फ़तेह अली खान साहब का है। इसी तरह मेहदी हसन साहब का भी एक घराना था। घराने इस तरह ही बनते हैं, घराने तो फौजियों के भी होते हैं, घराने तो डॉक्टरों के भी होते हैं, घराने तो शायरों के भी होते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें चलती रहती है। रही बात कंपोज़र की, तो मेरी जो पर्सनल चॉइस पे थी आर डी बर्मन साहब थे, मदन मोहन साहब थे, और मैं उनको बहुत आज भी लाइक करता हूँ। आज भी वो लोग, उन लोगों को आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी जो इंस्पिरेशन है जी। वो आज भी आप लोगों की कंपोजिशन में देखेंगे। बहुत आप बड़े नजर आएंगे। कंपोजर्स थे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, घराने जो है वो तो हमारे सियासी घराने भी हैं। वो आप बिल्कुल भूल गए बिल्कुल बिल्कुल। सियासी घराने। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और डेमोक्रेसी भी घरानों को लेके चल रही है। हालांकि केजरीवाल कभी कभी आता है, लेकिन अब भुट्टो साहब की तीसरी चौथी नस्ल है। उसके बाद फिर आप नून लीग देख लें, माशाल्लाह उनके भी बच्चे आगे आ रहे हैं। तो अगर वो 500 साल हुकूमत करते हैं तो वो ये फ़ख्र से कहेंगे कि हम जमहूरियत को 500 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लो जी, ये पाकिस्तान में ठीक नहीं होते हैं। आफ्ताब साहब आपका कौन सा फेवरेट सिंगर और कंपोजर है? मैं तो समझता हूँ शुरू से मेरी गुजारिश यही है कि रशीद अत्रे बिला शुबा पाकिस्तान का नंबर 1 कब। मैं सबको एनालाइज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वर्सेटिलिटी रशीद अत्रे में बहुत ज़्यादा। उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों की बड़ी खिदमत की। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने बहुत थोड़ा काम किया। अगर वो इतना बल्क में करते तो शायद इस कैलिबर को क्रॉस कर जाते, क्योंकि उन्होंने भी पंजाबी उर्दू दोनों की खिदमत बहुत की। निसार बज़मी सिर्फ उर्दू के साथ रहे, हालांकि बहुत ही लाजवाब कंपोजर। रशीद अत्रे फ्रॉम पाकिस्तान इज द नंबर 1 एंड मदन मोहन बगैर किसी खौफ तरदीद के मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कंपोजर वहाँ का हुआ। बिल्कुल, कोई शक नहीं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जारी रहेगा, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा रफाकत, ये बताइएगा, आप समझते हैं कि रीमिक्स ने क्लासिकल म्यूजिक पर एक बुरा असर डाला है? देखिए जी, क्लासिकल म्यूज़िक पे कोई असर नहीं डाला। एक रीमिक्स म्यूज़िक एक मार्केट है और उसको कंपनीज ऑन करती हैं। एक आदमी ने मैडम नूर जहाँ का गाना रीमिक्स किया, नुसरत फतेह अली खान का गाना रीमिक्स किया, अच्छे साज़ों में,
अच्छी अरेंजमेंट्स के अंदर, और आज की नस्ल को वो पुराना गाना इंट्रोड्यूस किया। इसमें कोई कबाहत नहीं है, सिर्फ एक रिजर्वेशन है कि उसने बुरा ना गाया हो। सपोज एक गाना है मैडम उसका, झट मेरी बीड़ी ना मरोड़, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक सिंपल गाना है फोक के एतबार से, अगर वो पहले से गाना अजीब तरह का है, अगर उसको दोबारा अच्छी तरीके से ना गाया गया हो, ना सुनाया गया हो, ना तो वो रिवाइव होगा, ना लोगों को पता लगेगा। तो रीमिक्स जो है एक लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उससे जो पुरानी चीज़ें नई नस्ल के सामने आती, हर डेकेड के बाद म्यूज़िक बदलता है, सोच बदलती है, खाना बदलता है, लिबास बदलता है, इन्वायरमेंट पूरी चेंज हो जाती है। मैं देखता हूँ कि आज जो मैंने 15-20 साल पहले म्यूज़िक किया था, आज सुर भी चेंज हो गए। अब सुर भी किसी और तरीके के, हम जब दरबारी, जो आज के अंदाज की दरबारी है वो कुछ और हो गई हुई है, लोग किसी और तरह से सुनना चाहते हैं गाने को, शायरी बदलती है। तो इसी तरह रीमिक्सेस जो है, वक्त बदलता है, टेस्ट भी बदल जाता है। हमेशा से रिवाइवल जो है ये एक बेहतरीन चीज़ है कि एक रफ़ी का गाना है और वो गाया गया है और उसको अप्रिशिएट किया गया और उस लोगों को पता लगता है। यार वैसे क्लासिकल गाना जो है ये कोई मुश्किल तो नहीं है। मेरा जो बाथरूम है ना जी, उसके बाथरूम की वो खिड़की जो है ना वो गली में खुलती है। ठीक है जी। तो सर्दियों में जब मैं नहाता हूँ ना जी, तो वो सब समझते कि मैं क्लासिकल म्यूजिक गा रहा हूँ अंदर को। वो पहला डोंगा डालता हूँ ना तो वो पानी गर्म कर लिया कर। आता है, वो नहीं आता ना, गैस ही नहीं आती है, गर्म कहाँ से करूँ, ठंडे से नहाना पड़ता है। अच्छा, वैसे हम आपके गाने का टैलेंट, वो अक्सर गुरु आते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसमें वो हमें काफी अपने गाने का टैलेंट दिखाते हैं। अच्छा, सॉरी तो इंटरप्ट यू जी, प्लीज। नहीं प्लीज, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ जी। अच्छा साहब, तो आप बताइएगा, आपको लगता है रीमिक्स ने बुरा असर डाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रीमिक्स दरअसल देखिए, कन्फेशन जो होता है ना, वो कोई बुरी बात नहीं होती। ये एक तरह का कन्फेशन है, ये एक तरह का कंप्रोमाइज है इस नजरिए के साथ कि दुनिया का बेहतरीन, मैं सब कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, बेहतरीन फिल्मी गाना लिखा जा चुका है, अब उसकी गुंजाइश नहीं। दुनिया का बेहतरीन फिल्मी गाना कंपोज हो चुका है और गाया जा चुका है, अब उसकी गुंजाइश नहीं। बड़ी अच्छी बात कर। अब फॉलोअर्स हैं जो आए हैं, तो इतनी खूबसूरत चीजें पड़ी हैं। आप बार बार मैडम की जबान में सानू नहर वाले पुल से बुला के नहीं सुन सकते, कान थक जाएंगे, पक जाएंगे। उससे बेहतर है कि उसी गाने को सलीम इकबाल को भी ट्रिब्यूट दें कि सलीम इकबाल साहब आपने जो काम कर दिया वो हरफे आखिर है इस फील्ड में, और मैडम ने जो गा दिया, अब ना मैडम है हमारे पास ना सलीम इकबाल, वो आएंगे तो चांद पर बैठ कर ये कंपोजिशन फिर से बनाएंगे। चूंकि नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ट्रिब्यूट है एक तरह से कि हम उठाकर इसे नए इंस्ट्रूमेंट्स और नई मशीन में डाल रहे हैं। आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना, आज से 50 साल पहले बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, बड़ी अजियतनाक हुआ करती थी, एक ही टेक में, एक ही गो में सारा गाना करना पड़ता था। हाँ जी, अगर गुलूकार भूल जाता था बेचारा अंत में जाके, तो फिर दोबारा से गाना पाता वो बेचारे उसके खिलाफ हो जाते। हाँ जी, हाँ जी। किसी को छींक आ जाती थी तो माजरतें करता रहता था। अब आकर ये है कि हम रीमिक्स, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि रीमिक्स फॉर द सेक ऑफ सरका, फॉर द सेक ऑफ चोरी। क्या आपने रीमिक्स किसी के राइट्स चुरा कर बजाय उसको रॉयल्टी पे करने के सिर्फ अपना कारोबार चमका? चूंकि अल्लाह ताला नियत देकर उसमें मिठास डालता है। इसमें मिठास तब है अगर आप फन की खिदमत कर रहे हो, एक चीज को जिसको लोगों ने नहीं सुना था, लोग उससे नाशना थे, आपने नए सिंगर्स के मुंह में डाल दी। मतलब नए, इस वक्त बेहतरीन इंडिया में सरिया क्या घोषाल, हाँ जी, शी इज रिमार्केबल, एब्सोल्युटली ग्रेट। वो उसने, मैं चंद दिन पहले सुन रहा था मदन मोहन की कंपोजिशन, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, मैं समझता हूं वो एक स्टेप अहेड लग रहा है इवन लता जी से। क्यों? फ्रेश आवाज है, हाँ जी, और अजीबो गरीब उसने गंभीरता अपने ऊपर ओढ़कर ये गाना गाया, नए इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत खूबसूरत। अभी रिसेंटली, आई एम सॉरी टू कट, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने वहाँ पे जो चीज़ सीखने को मिली है मुझे कि 100 पीस ऑफ बैंड है जी। और हम ट्रिब्यूट कर रहे थे रेशमा जी को, नुसरत अली खान साहब को, और 100 ईयर्स ऑफ द बॉलीवुड, वाह, उसको हम ट्रिब्यूट कर रहे थे। और जो सबसे आगे का गाना है जो 100 ईयर्स के बाद का आता है, वो आशिकी 2 का एक गाना था जो हम 100 बैंड के एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटल्स के साथ गा रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको ये 4-5 गाने दे दिए, तो वो गाने लिख लेते हैं। उनके लिए म्यूज़िक मुश्किल नहीं, उन्होंने म्यूज़िक को बहुत आसान किया हुआ है। हमें तो यहाँ पे उस्तादों के वो घड़े उठाओ और सारे गामा सारी रात करवाओ, और बड़ी मुश्किल से ये चमन में होता है दीदावर पैदा। तो हमारी बड़ी मुश्किलात है क्योंकि हमारे पास सही सबक नहीं है, सही उस्ताद नहीं है, सही इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैंने उनको रातों रात गाने दिए, रातों रात वो लिख के सारे बैठे हुए थे, मैं ही बोल रहा था, वो एक लाइन भी नहीं बोलते थे। तो ये साइंटिफिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपके पास रेफरेंसेस भी हैं। मुझे कोई पूछता है जी आप गाना किससे सीख रहे हैं, मैं कहता हूँ उस्ताद यूट्यूब अली खान। मैं तो आज यूट्यूब नहीं सीखता, मुझे किसे राग की जरूरत है।
मुझे किसी रेफरेंस की जरूरत है, मैं उसमें डालता, मैं निकाल लेता हूँ उसको। लिरिक्स मिल जाती हैं और मुझे आपको। इतने रेफरेंस सोशल मीडिया पे मिलते हैं, उसके अलावा मैंने कोई रियाज करना हो, कोई नई टेक्निक सीखनी हो, अब बहुत सारे उस्ताद सॉफ्टवेयर अली खान भी आ गए हैं, वो जो उनके अंदर आप जनाब आवाज को ऊपर करना है, नीचे करना है, अपनी कमी को पूरा कर देते कमी को पूरा करना। अच्छा, जिन्होंने रियाज मेहनत की होती वो तो बैठते शुरू हो जाते, जो भी मेरे ख्याल में जिप्सी काइंड ऑफ सिंगर है, सपोज किसी ने भी कोई लाइन गानी है जी। तो वो शुरू हो गया, वो गाना शुरू हो गया, उसको जी। रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है रहमान साहब के स्टूडियो में जाके। वो आर्टिस्ट को इकबाल वही बिल्कुल खुला छोड़ देते, वाह। वो कहते तुम गाओ, मैं इसको कट पेश करूंगा, जो तुम बेस्ट अपना दे सकते हो। वाह, वाह। बाज़ औक़ात ये तो आपको एक जगह याद कराई मैंने, जी। मैं सपोज कह रहा हूँ रंजिशी से दिल की दुकाने, अब मैं पैशन से कह रहा हूँ अभी से मुझे छोड़ के जाने के डरिए ना, लिए रंजिशी से एमन में है, एमन की फरमाइश भी थी। अगर इसको मैं क्लासिकल में कन्वर्ट करूं तो ला नहीं करो पार गरीब नवाज वाह। हजरत सांची, अब मजा भी है, इबादत भी है, सरकार नैया करो पार, हम सब के सरदार तुम ही हो, हम सब के सरदार तुम ही हो, तुम हो खेवनहार नैया करो पार। अब फिल्म में आ गया एहसान तेरा जंगली। गा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मुहब्बत हो गई है, वाह, वाह, वाह। मुझे पलकों की छाँव में रहने रहने दो। तो इसी एक एमन को मैं सारी रात गा सकता हूँ डिफरेंट रेफरेंसेस के साथ, हजारों references के मैं साथ। सारा साल एमन सुन सकता हूँ लगातार। हमारे लिए एक गाना भी गा दीजिए जो आपका सबसे फेवरेट तो है। है ये क्या था? नहीं, लेकिन अब मुझे पीछे से फरमाइश आ रही है कि इन्होंने इंडिया में एक बड़ा मशहूर गाना हाँ जी, गाया है मैं जो बहुत उसकी मशहूर है, आप वो लाइन सुना सुना दीजिए। देता हूँ। बिस्मिल्लाह। मैं क्या म्यूजिक में बातें ज्यादा नहीं होती, कुछ गा के भी नहीं सुना। नहीं जरूरी है ना, प्रैक्टिकल भी करना है। अपना पाँव नीचे करो, ये, साथ मेहमान बैठे हैं। मैं सर आपकी इजाजत से सर, सो ये कोई बिस्मिल्लाह। गलती हुई तो माफ कर दे। सर ला मेंढा इश्क वे तू मेंढा यारी भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, मेंढी रूह भी तू, मेंढी दिलड़ी भी तू, जिंद जाने भी तू हो मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला। बहुत अच्छा, यही सिलसिला, यही बात ख्वाजा गुलाम फरीद की पठाने खान ने बहुत शानदार कर रखी है। आपने उधर से इंस्पिरेशन नहीं ली कुछ भी? असल बिल्कुल में असर नौ गाया। असल में उसी की इंस्पिरेशन है, और ये मुझे आइडिया दिया था महेश भट्ट साहब ने। तो जब मैं ये गाना उनके पास लेके गया था तो मैंने कहा जी ये मेंढा इश्क भी तू, इसको मेरा कर लेते हैं। कहते यार ख्वाजा फरीद को बिगाड़ो ना, आहा। उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है, ये महेश इसको भट्ट ही इसी कह तरह सकते- गाओ। महेश उसको भट्ट ही इसी कह तरह गाओ जिस तरह ख्वाजा साहब ने लिखा है इसको। और बात सिर्फ इतनी होती, सुरों के बदलने से कई दफ़ा कलाम नहीं बदलते। और मेरा ये मानना है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़्यादा बोल गया नहीं, नहीं, हूँ, ज़रूरी मेरा ये मानना है कलाम खुद आर्टिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, आर्टिस्ट ने कभी कलाम सेलेक्ट नहीं वाह किया। वाह वाह। ये कभी नहीं होता कि एक आदमी का मैं कलाम गा लूंगा और मैं उसी की तरह हो जाऊंगा। अगर मैं सारी ज़िंदगी अपने मुंह पे चपड़े मारता हूँ कि मैं नुसरत फतेह अली खान बन जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता। मुझे अपनी जद्दत में कुछ करना है और सीखना ज़रूर है। तो ये होता है कि बाज़-औक़ात कुछ कलाम होते हैं वो आपके लिए बनते हैं और आप उसको गाते हैं। ये बहुत जरूरत की बात होती है, अपना नाम, अपना एक स्टाइल पैदा करना जो है ना। जी, जी। तो भले से आप नाकाम हो जाए, हाँ जी। तजुर्बा तो करें ना, एक स्टेप आगे ले, जो हो चुका है हाँ जी। उसी के ऊपर खड़े होकर कुछ मत करने की कोशिश करें। ये तो सारे कर लेते हैं। हाँ जी। आप उससे स्टेप आगे जाएं, भले से आप नाकाम हो जाएं। बल्कि बुजुर्ग ये अल्लाह कहते ताला- थे कि किसी का गाना गाओ अपना करके गाओ, उसको इतनी वेरिएशन से गाओ। अल्लाह ताला बहादुरी के नंबर देता है। जी बिल्कुल। लो जी, फिर बहुत जल्द आपके पास एक उस्ताद महमूद अली खान भी आने वाले हैं। वो कौन है?
मैं वो कह रहे हैं ना यूट्यूब पे बड़ा कुछ मिल जाता है और म्यूजिक से उतार चढ़ाव भी हो जाता लेकिन है। इट्स टू लेट फॉर यू नाउ। तुम तो काफी इतने साल जी चुके हो, अब कितने कहाँ म्यूजिक कब बनाओगे? यार तुम्हें क्या पता मैंने और कितने साल जीना है तो बताओ। इसीलिए कहता हूँ जो काम ढंग का आता है ऑलरेडी वो करो। वो अब मैं 50 साल का बैठू, अगले पता नहीं 50 साल हैं तो मैं वो क्यों ना करूँ गाँव अगले 50 साल हैं You never तुम know. बंदे हो जिन हो लगते जिन की तरह हो लेकिन जिन हो वैसे तो जिन नहीं। नहीं है, कभी गुरु बन जाते हैं, कभी पहलवान बन जाते हैं, कभी कुछ बन आजकल जाते पप्पू हैं। पटाखा, आज पप्पू पटाखा तो बनो ना। हाँ आज बांध के दिखाते हैं आप। पप्पू पटाखा इस कदर फजूल इसका एक कैरेक्टर। यार मेहमान के सामने तो बेइज्जती ना ना मेहमान करिए की यार। आंखें और कान नहीं है क्या? नहीं अल्लाह इनको और ज्यादा दे माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, और क्या handsome लग अच्छा रहे हैं गाया, माशाल्लाह। क्या अच्छा आलाप था अभी जी, God. एमन में, मजा आ गया। माय प्लेजर जी, इट्स एन ऑनर। वेरी गुड। ये बल्कि मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि ये जो एमन का अंदाज है ये मेरे चचा उस्ताद सलामत अली खान से जी 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 जी, और पुराने ज़माने में कमाल कमाल गाते। जी जी ये अंदाज ही नहीं कहा है। और इस अंदाज में ख्याल गायकी को उन्होंने इतना सलीस करके गाया है कि पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे यार तू उत्थे गा के आया उत्थे कोई रोया भी सही। वो कहते जी रोया सी, कहते फिर तू ठीक गाया। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। वाकई अच्छा है या हमारे मोदी जैसा है? यार नहीं नहीं, इनका बहुत अच्छा है, इनका तो कमाल का है। सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह, इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। आए बस सबके जाओ। लेकिन हमने सुना है आप बड़ी अच्छी पैरोडीज भी करते हैं, जोक्स आप बड़े अच्छे बताते हैं। जी मैं बस कोशिशें तो बड़ी की, सारी बीच हो में रह जाए गई हैं। हो जाए मेरे, अगर है तो कोई बिस्मिल्लाह। मैं रंगीला साहब को बड़ा पसंद करता हूँ। आई रियली लाइक रंगीला साहब। वाह वाह। और वो पुराने ज़माने में नवरजीफ साहब, रंगीला साहब ये हमारे घरों में भी आया करते थे। तो मुझे एक उनकी चीज़ याद आ रही है कि वो एक बर्दा फरोश बने हुए हैं। अच्छा। कि वो बच्चे बेच रहे हैं। तो हमारे चूँकि म्यूज़िक के साथ साथ हमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी मिलता है, झुकते हैं, ये सब चीज़ें हमें जल्दी हंसी नहीं आती, हमने सब घरों से सुन लिया होता है। तो कोई हंसाए तो बड़ी बात है, जैसे सुर लगाए तो बड़ी बात है। वाह क्या अच्छी बात। तो मुझे आके कहते, रंगीला साहब कहते एक बंदे को बच्चा बेच रहे, उस वक्त उनको बच्चा नहीं मिला। जी अच्छा, हम आपसे जरूर ये पैरोडी रंगीला साहब की लेंगे, लेकिन यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आते हैं और आपको रंगीला साहब से मिलवाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमाकते में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ रफाकत अली खान साहब मौजूद हैं और अब वो हमें एक पैरोडी। जी अब कुछ जुगतें होती हैं वो जो एक्सप्रेशन की होती है, वो करने की नहीं होती, तो ये एक्सप्रेशन की जुगत है। तो वो बच्चे बेचते हैं पकड़ के, अगवा कर करके। तो उस वक्त उनको कोई बच्चा नहीं मिलता, एक छोटे से कद का मूंछों वाला, जिसको हम छोटे कद का बच्चा कहते हैं, हाँ जी, वो मिल जाता है। लेकिन वो अब बता तो दूसरे को सकता नहीं कि मैंने क्या पकड़ा है, तो उसको बोरी में बंद कर देते हैं। वो बोरी में बंद करके तो उसको उसके पास लेके जाता है, यहाँ पे उसको लटकाया हो तो वो समझता है बच्चा ही लेकर आया आज फिर। तो उसको कहता है पा बर्दा फरोशा, ए बच्चा तेरे वास्ते लेके आया मैं। तो उसको सीधा करके ऐसे रख देता है। तो वो कहता है कि मैं बच्चा देख सकता हूँ? कहता बिल्कुल बच्चा नहीं देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चा है। कहता फिर अगर इसको रास्ते में भूख लगी, कहता अगर इसको भूख लगी तो थोड़ी सी बोरी खोल के इसके अंदर बाकर खानी फेंक देना, ये खुद ही खा लेगा। एक इसी तरह नन्ना अलिफ नून, बड़ी एक कमाल सीरीज थी, रफ़ी खावर साहब। तो बेरोजगारी से तंग आकर, और कुछ भी नहीं था, कोई जिन्स भी पास कोई नहीं थी, तो किसी ने कहा कुत्तों का बिजनेस बड़ा अच्छा है, तुम कुत्ते बेचा करो, कुत्ता फरोशी बड़ा काम है। लेकिन उसके लिए हम कुत्ता फरोशी कैसे करें? कुत्तों कहाँ से? मोहल्ले के 2-4 छोटे छोटे पपीज उठा लिए, तो बेच रहे हैं कि जी कुत्ते के बच्चे मैं बेच रहा हूँ। तो जब कुछ नहीं बिक रहा, बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा, पास से एक बंदा गुजरा, तो कहता कुत्ते के बच्चे, कहता कुत्ते के बच्चे। वो अपना कैथारसिस भी कर रहा है, वो बड़े गुस्से से मुड़ के आए, तुमने क्या कहा? कहता जनाब मेरी कमोडिटी है। लो जी, इसी तरह एक बड़े मजे की बात बताऊं, छोटी सी है, छोटी सी। एक आदमी जा रहा था तो सामने से एक दूसरा आदमी आ रहा था जी। उसने कहा वे तेरी मज नू की होया? कहंदा भैन बीमार हो गई है। अच्छा। कहंदा अच्छा? कहंदा यार मेरी भी हो गई सी। कहंदा फिर? कहंदा मैं ते एदा ए इलाज कीता सी। मिट्टी दा तेल पिया। कहंदा अच्छा जी। वो चला गया। कुछ 4-5 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर मुलाकात हुई। उन्हें कहा सुना तेरी मज दा की हाल है? कहंदा भाईजान वो जो तुसी इलाज दसिया सी, मैं वो इलाज कीता है तो वो ते मर गई है। कहंदा अच्छा मेरी भी मर गई सी। समझ आई है कि नहीं तुम्हें? अच्छा रफाकत, आप बताइएगा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं?
मैं जी एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन, मैं पॉलिटिक्स को पसंद करता हूँ, इंटरनेशनल अफेयर्स को मैं द मोस्ट ऑफ द टाइम, पूरी जनरली जो पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स चल रही है, वॉशिंगटन से लेके मैक्सिको से लेके और पाकिस्तान तक, वो मैं एंजॉय। लेकिन मुझे वो आदमी ज़्यादा अच्छा लगता है जो मुल्क के लिए अच्छा सोचता है। ये बड़ी एक आम सी बात है, जो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा सोचे, जो मुल्क के लिए बड़ा, अभी तक मुल्क के लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हुआ अभी तक कि जिस तरह मैं सोचता हूँ कि मेरे मुल्क का इस तरह नाम हो। अच्छा, कोई ऐसा सियासतदान जिन्होंने बड़ा आपको सपोर्ट किया हो, पजीराई की हो आपकी, कोई ऐसा आपने जी देखा? मेरे फादर को तो डिक्टेटर ने प्यार किया, उनका नाम जनरल अयूब था, वो जहाज़ों में लेके फिरते रहते थे। डिक्टेटर्स बहुत प्यार करते हैं हाँ जी। म्यूजिशियंस को, और सिंगर्स को। वो नेहरू के पास गए तो नेहरू ने आपके पास दो नज़ाकत अली सलामत अली, वापस आए, उन्होंने आके अपने एक दोस्त से कहा यार लब्बो कड़े बंदे ने फाइंड आउट। तो आखिर में उन्होंने मेरे फादर को कहा कि जी आप बताइए मैं तो जा रहा हूँ, आपकी कौन कदर करेगा। और उसके बाद ये बिल्कुल एक दूसरी बात है, बुरा मनाने वाली बात नहीं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जनरल मुशर्रफ साहब ने आर्टिस्टों को बहुत प्यार किया, खास तौर पे खास फीमेल तौर पे। आर्टिस्ट। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में और नवाज शरीफ साहब भी बहुत प्यार करते हैं म्यूज़िक से। ये बड़े विटी आदमी भी है, बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन ये खुल के सामने नहीं आते। आर्टिस्टों को खुल के जैसे नवाजना होता है, प्यार करना होता है, इस तरह नहीं कर रहे। और इसी तरह वो गाते भी हैं, हमारे शहबाज शरीफ साहब भी गाते हैं। वो जो हालांकि उनका नाम हबीब भी जालम नवाज की है। नज़म पढ़ते हैं, वो अक्सर बड़े जी, जी। जोश में और जज्बे में आके, और गाना भी गाते हैं बड़ा। मैं नहीं मानता, हाँ जी, बिल्कुल मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ मुझे वो अच्छा लगता है जो म्यूजिकली। अच्छा, नए दौर में से कोई अच्छा फेवरेट सिंगर आपका, आजकल के सिंगर्स में से? मुझे जो अच्छा सुर लगाता है, ही इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा लो जी इजाजत हो तो एक सुर लगा के दिखाऊं जी आपको। प्लीज। अब आपने बताना है कि ये वो इसमें कौन सा सुर इस्तेमाल हुआ, गंधार या मधुर। गंधार या मधुर। हाँ, नहीं मुझे मधुर और गंधार का पता चल गया तभी यार ने उसकी पक्की पीटी सी शक्ल बना दी। तुम गंधारा सिविलाइजेशन का एक शाकार हो, हेलो कदीम सिविलाइजेशन। कहाँ ले गया मुझे याद है, मैं नहीं सुनाता छोड़े। अच्छा नहीं, सुनाओ ना। पूरा गंधारा। नहीं, और गंधारा बड़ी रिच सिविलाइजेशन थी। हाँ पागल हो क्या? मंजोदारों के पास है। मंजो दाड़ो इधर है, सिंध में है। गंधारा अप कंट्री है, टैक्स ला। वी आर टॉकिंग अबाउट गंधार, नॉट गंधार। यही तो गंधारा मैं इसको कह रहा हूँ ना, गंधारा। नहीं पहले डिसाइड करो कि गंधारा या गंधार। वो अरे आपको जो आता है वो सुना दे। वो सुर की बात। लो सुन सुने जी जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह ये भी कोई मजदूर सा सिंगर है जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं? हमारा एक मजजूब सिंगर है, यहाँ पर आता है अक्सर, हमने उसका नाम रखा है मजजूब साहब तशरीफ लाएं। मुझे लगता है मजजूब साहब की नकल की। यार मैंने इतना आला वो ये हरकतें करते हैं। तौबा यार, आपने इस सुर के साथ ऐसी ज्यादती की है। और ये रफाकत आज तक जैसा खुश मजाक आदमी है कि बर्दाश्त कर गया है। यही हरकत किसी और सीरियस ओह माइंडेड माय गॉड, म्यूजिशियन से करते हैं, उसने माइक समेत उठ के चला पहले जाना सुर था। ठहरा था अच्छे तरीके से, बाद में इन्होंने ऐसा फेंका उसको नीचे कि मुझे सब पाश आपने कोई पाश हो फरमाइश करनी है, फिर हमारा वक्त खत्म होने वाला है। मैं तो कहूँगा कुछ हमें थोड़ा सा कुछ मजे का कुछ सुना दें कौन यार कुछ। गया। अच्छा, इतना मैं मजा आ रहा था मुझे। मेरे एक दोस्त का गाना है, दे दो कोई बात वो नहीं। इस- चुराया हुआ ही सही कोई ऐसा नहीं अब चुराया तो नहीं है, मुझे पसंद है, लेकिन जरा थोड़ा उसमें आपने थोड़ा मेरे साथ डांस भी करना है। है वो तो मैं ज्यादा हूँ। लाइनें हैं दो चार बड़ी। हाँ हाँ बिस्मिल्लाह। शोखे बड़े ने मर जाने, शोखे बड़े ने मर जाने, ते नोटा दीगे थोड़ कोई ना, जे ना दे करी बिच दाने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨੇ ਨੈਸ਼, ਇਹ ਖੋਲੇਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਸ਼, ਕੋਈ ਲਕਸੁਰੀ ਲਗਾਵੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਪੌਰਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਤੇ ਆਈਏ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ वाह 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 वाह। वेरी गुड वेरी मैंने कहा लाइट गाना सुनाऊं तो बड़ा क्लासिक। हाँ जी जरूरी था, तेरा मूड इस वक्त बड़ा सीरियस हुआ था। अच्छा, आपके घराने को अब तक कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं? जी हमारे घराने में 4 प्रेसिडेंट अवार्ड हैं, 2 सितारा इम्तियाज हैं, तो ये एक यही खिदमत है, यही हमारे प्लॉट हैं, यही हमारा सब कुछ है जो पाकिस्तान की खिदमत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, और आप अभी भी खिदमत कर रहे हैं और Definitely, पहचान है क्या पाकिस्तान। खिदमत कर सकते हैं जी हम। वैसे थोड़ा इन अवार्ड्स के साथ एक प्लॉट भी होना चाहिए।
महज एक सिक्का जो है ना या एक तमगा ये काफ़ी नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ माली खिदमत भी, एयानत भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आई एग्री विद यू 100%। सॉरी टू कट यू। अच्छा, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इकदामात होने चाहिए हुकूमत की जानिब से म्यूज़िक के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, कोई ऐसा कोई उन्हें प्रमोट किया जाए? आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे जो खुशाइन बात है, एनसीए के अंदर भी म्यूज़िक आ गया, म्यूजिकोलॉजी हो रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी है, और लोग उसमें करके अब खुश हो रहे हैं कि हम इसमें मास्टर्स कर रहे हैं, इसमें हम पीएचडी भी करेंगे, और वो बाहर भी जा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी मिल रहे हैं। ये एक अवेयरनेस बड़ी अच्छी है। जो क्लासिकल म्यूजिक है ये सिर्फ स्टेट के लिए होता है जी। स्टेट ही इसको ऑन करती है, स्टेट इसको बनाती है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं आपकी आवाज़ हुकाम बाला तक जरूर पहुंचे। बहुत शुक्रिया रफाकत, Thank you very आपके much. वक्त आप हमारे शो में आए और हमारे शो को सॉरी एंड में मैं थोड़ा जज्बाती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमान पप्पू पटाखा ने। कैसे हैं आप? रोज आ जाते हैं? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ? हमारा तो शो है, हमने तो आना ही है। ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यार तुम चीज क्या हो, मुझे ये बताओ। मस्त। ऐसे ही खाम का मस्त बनता है ये, अच्छा खासा समझदार, बड़ा चालाक, बल्कि मक्कार है। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। कर क्या रहे हो आजकल? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕਰਨ ਡਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। क्या पूरी कौम क्या कर रही है? ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਣ ਡਈ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣ ਡਿਆ। अच्छा, खाते कहाँ से हो? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। पीसी ये जो होटल है? ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਨੇਮਾ? ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੂਰ ਲੂਰ ਫਿਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो अम्मी ज्यादा प्यार करती हैं अब्बू? ਦੋਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅੰਨੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। अच्छा, ये बताएं, हमेशा निकर ही क्यों पहनते हैं? ਉਹ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਧੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, शेरवानी क्यों पहनते हो? ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਯਾਰ। तुम क्यों टिचकरे कर रहे हो यार, क्यों जुगते करते हो? ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰ ਆਂਦਾ ਜੁਗਤਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ। कोई जिंदगी का मकसद है आपका? मेरी जिंदगी का मकसद ना एक ही है बाजी कि मैं ना इन जैसा तज्जिया निगार बन जाऊं। क्या? एंकर। आहो ले दी सुना भी तेरी गल तेरा मुश्किल काम है। कैसे बन जाएंगे एंकर? इतना आसान होता है एंकर बनना? ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਪੁੱਠੀ ਜਿਹੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਲਓ, 500-700 ਦਬਕੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੋ। ओए पटाखे, इंसान बन जाओ, मैं वहां भी आ सकता हूँ, पता है ज्यादा दूर नहीं है ये। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? मेरे से ज्यादा लाड प्यार ना करो, बदतमीजी करते हो, फिर ऊपर से पैन बना लेते हो। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। छोटों को पकड़ के ना फिर मैं कान भी खींचता हूँ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਲੈ ਨਾ, ਕੰਨ ਨਾ ਖਿੱਚਣਾ। क्यों कान को क्या? ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਫਾੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਇਹ। तौबा, किस तरह बोलता है? इसका नाम किसी ने ठीक रखा, पटाखा ही। इतने बुरे तरीके? ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਹੋ, ਪਟਾਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। क्या? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪੱਪੂ ਪਟਾਕਾ। मैं यही हरकत करूँ? ਚਲੋ ਆਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੱਪੂ ਪਟਾਕਾ। पप्पू पटाखा। ਲੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਟਾਖਾ? ਇਹ ਪਟਾਖਾ ਤੇ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾ, ਬਰੀਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਪਟਾਕਾ। पटाखा। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲਾ ਪੰਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, हाँ जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਭਗੂਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? अच्छा, मेरी तरफ देखो पटाखे। ये बताओ, पिछली दफा कुछ आपी वाले किस्से का जिक्र कर रहे थे, वो क्या था? और वो क्या था वाकई? आपी वो जिनके घर बड़े गेस्ट्स आते? मुझे जितनी मुखबरियाँ ना वहाँ से मिलती हैं, हर रंग और नस्ल का अफसर वहाँ पे आता है। क्यों? रंग और नस्ल का क्या मतलब है? ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है मुझे ये। अच्छा, ये बताइए, बेस्ट फ्रेंड कौन है? ਆਪੀ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ? तुम्हारा? ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਐਸਾ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। मसलन कौन कौन है आपी के? ਭੈਣ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। कैसा
खतरनाक आदमी है, सो कॉल्ड मजजूब। खाने में क्या पसंद करते हो? मैं ना बाजी मछली खाता हूँ, कौन सी? मगर मछली। मगर मछली क्या होती है? और जो तो अगर मछली नहीं मिलती ना फिर मैं मगर मछली खाना। कॉमेडी कर रहे हो? नहीं मैं सीरियस दस रहा हूं। मगर मछली क्या होती है? मगरमच्छ नहीं ਹੁੰਦਾ हाँ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਭਲਾ? वो भी मगरमच्छ ही होगी। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਗਰਮੱਛੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ। मैं कह रहा हूँ मगरमच्छ ही होगी। ਐ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਰਾਚੀ ਚ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਟਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। तो ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ, ਆਪੀ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ये बताइए सियासतदान कौन सा पसंद है? ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦਾਮ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। क्यों जरदारी साहब क्यों पसंद है? ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। तुमने कैसे पढ़ ली वो किताब? ਐਸੇ तुम्हें पढ़नी आती है? ਪਤਾ ਭਾਇਆ ਨਾ ਆਪੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ओए अच्छा, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। यार बड़ा खतरनाक है ये आपी का घर। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਛਾਪਾ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ। अच्छा छोड़े, ये बताएं क्रिकेट के बारे में क्या ख्याल है? ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? तो क्या है उसको? ਓਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਭਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਸੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਇਆ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੌਲੀਆ ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ? मुझे नहीं पता। ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਗਰਮ ਮਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਇਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਇਤਿਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹ। क्यों, इसका क्या मतलब है? ਲੈ ਭਾਇਆ ਨਾ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੀਆਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। इसका क्या मतलब है? क्या फजूल बेतुकी बेहुदा बात कर रहे हो तुम? ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? क्या इंटरनेट पे क्या है? ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ये इतना सारा कुछ तुम्हें कौन बताता है? ਆਪੀ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये आपी क्या कोई यूनिवर्सिटी है तुम्हारी? ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। हाँ जी देख लें, ये फोटो देख लें इनकी। ਲੋ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਲੱਗ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜੀ।